ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। वही तो कह रहा हूं, वो रीढ़ की हड्डी सिर्फ अपने परिवार के लिए थी, बाकी किसी को तो कुछ भी नहीं मिला। बादशाह के 3 ऐसे पत्ते हैं जो आने वाले समय में हम खोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है। लीडर तब तक साथ में जब तक सत्ता है, जब सत्ता छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। पता नहीं है आप चुनाव का जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि पत्तों की अगर आपने बात की, आप बादशाह निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गुलाम, पर आप शायद भूल गए कि ताश के पत्तों में सबसे बड़ा हुक्म का इक्का होता है। और आखिर में तो भैया अपने भैया और पुत्र के बीच में ऐसा घमासान हुआ कि उनके लिए धरती पुत्र को संकुचित होते होते यह तय करना मुश्किल हो गया कि मैं भाई का नेता हूं या पुत्र का नेता, इसलिए सरकार गई। सुधांशु त्रिवेदी के सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, चाहे वो मनोज यादव हो समाजवादी पार्टी के नेता, या आशुतोष हो या तहसीन पुलावाला, सबकी सुधांशु त्रिवेदी ने लगाई क्लास। कोई अलग चीज नहीं कर रही थी और किसी भी दल में लोकतंत्र नहीं है, भाजपा भी नहीं है। हाईकमान ने तय किया ये नाम हमको चाहिए। कांग्रेस में भी नहीं है, ये तो आप मानते हैं। अगर यही तो आरोप भाजपा लगाती थी कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, किसका वोट लिया गया, किससे पूछताछ की? प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी भेजी, उनका अंदरूनी अधिकार है। कास्ट कॉम्बिनेशन पे क्या सभी दल करते, तो इसमें कौन सी नई बात हुई? सुधांशु त्रिवेदी जी, नई बात कोई नहीं है। जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी का था आपने अपना बना लिया, इसको मास्टर स्ट्रोक कैसे कहा जाए? मैं तहसीन भाई से कहना चाहूंगा, आपने मुख्यमंत्री की बात कही, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन एक जनरेशन के बाद सहज स्वाभाविक रूप से होता है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वही कार्यकर्ताओं को और पीछे की पंक्ति में खड़े कार्यकर्ताओं को योग्यता और अवसर के अनुसार मौका दिया है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, 20 साल पहले वसुंधरा जी जब नेता बनी थी, याद करिए राजस्थान में कितने दिग्गज नेता थे हमारे यहां, भैरव सिंह शेखावत, जसवंत सिंह, हरिशंकर भामड़ा, कैलाश मेघवाल, नरेंद्र किशोर चतुर्वेदी, परंतु फिर भी युवा नेता के रूप में उनको स्थान दिया गया था। और जिस जमाने में शिवराज सिंह चौहान जी बने थे, उमा भारती जी कितनी बड़ी नेता थी, सुंदरलाल पटवा जी थे, उस जमाने में कैलाश जोशी जी थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। और तब तक तो ठीक है, वो सक्रिय राजनीति की दृष्टि से नहीं थी, मगर अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां सहज स्वाभाविक परिवर्तन है। इवन मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब श्री नरेंद्र मोदी जी 1990 में पहली बार भाजपा के संगठन में आए तो मोदी जी थे, प्रमोद महाजन जी थे, गोविंदाचार्य जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, बाद में 90 के दशक में अरुण जेटली जी, वेंकैया जी, राजनाथ सिंह जी, सब लोग आए, सब एक से एक योग्य थे। आज जब आए तब सबको लगा अरे ये कैसे। जब शिवराज जी आए थे तो वो कितने लो प्रोफाइल माने जाते थे, उमा भारती जी के उस ग्लैमर के मुकाबले लोग लगता था ये क्या, शिवराज जी ने प्रूव किया। मोदी जी आए थे तो याद करिए तब केशुभाई पटेल और कितने बड़े बड़े नेता होते थे, मोदी जी ने अपने को प्रूव किया। मगर मान्यवर तहसीन जी, आप क्या कहते हो, मैं सिर्फ एक उदाहरण कोट करना चाहता हूं। आज ही वैसे प्रणब मुखर्जी जी की बेटी शर्मिष्ठा जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें बहुत कुछ लिखा है कि प्रणब दा का क्या विचार था। मगर प्रणब दा की एक पुस्तक के विमोचन के समय मैं याद दिलाना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी का बयान, जो उन्होंने सोनिया जी की उपस्थिति में बोला। उन्होंने कहा कि जब मुझसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास मिलने गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। आगे मनमोहन सिंह जी ने कहा प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपके अंदर की कहानी ये, जो आपके आखिरी प्रधानमंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अप्रैल 1946 की उस बैठक में जिसमें 1 वोट मिला पट्टाभी रमैया को, 1 वोट मिला कृपलानी जी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को, प्रदेश समितियों के 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को, और वो बन गए। तो जनाब आपकी तो कहानी 80 साल से आपके अपने लोग। और ये जो मैंने कोट किया ना तहसीन भाई, ये मौलाना आजाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में इसका डिटेल है, आचार्य कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में है, दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में, और मैंने प्रणब दा की किताब का तो पहले ही कोट किया, और आज उनकी बेटी का। तो आपकी कहानी तो आपके अपनों की जुबानी दुनिया के सामने है, मतलब इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गुलाम के 3 पत्ते फेंके हैं। गुलाम यानी कलरफुल जो ताश की गड्डी में होते हैं, और गुलाम के 3 पत्ते सिमिलर होते हैं। गुलाम के तीनों बेगम, उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो खैर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन बड़ी खुश नजर आ रही है बीजेपी। आपको शायद जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया अलायंस के पास बादशाह के 3 ऐसे पत्ते हैं जो आने वाले समय में हम खोलेंगे,
और जिस इक्वेशन की बात बीजेपी करना चाहती है, बीजेपी के प्रवक्ता और तमाम सारी मीडिया कर रही है, उस इक्वेशन को इसलिए बीजेपी इंप्लीमेंट करती हुई नजर आ रही क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को पता है कि इंडिया अलायंस के हुक्म के या जो भी पान का या चिड़ी का जो भी बादशाह का पत्ता है वो जब पड़ेगा तो बीजेपी और एनडीए अलायंस जो है वो शायद मेरे ख्याल से भरभरा के गिर पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने पहले ही गुलाम के 3 पत्तों की चाल चल दी है। अब आता हूं मोहन यादव पे, जिसपे सुबह से बड़ा शोर है, कल से शोर है। मोहन यादव जी क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? यादवों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बना दिया आयोग, जिसको मैं विकलांग आयोग कहता हूं, पिछड़ों का विकलांग आयोग, क्योंकि आज तक उस आयोग ने भी पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया। बाकी कौन सा काम किया? और तो भर भर के मिल रहा है। सवाल आपने सटीक पूछा है, जवाब देंगे सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन उससे पहले मैं इतना बता दूं, पता नहीं है आप चुनाव का जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि पत्तों की अगर आपने बात की, आप बादशाह निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गुलाम, पर आप शायद भूल गए कि ताश के पत्तों में सबसे बड़ा हुक्म का इक्का होता है। और वो हुक्म का इक्का कौन है? क्योंकि आपकी गिनती तो बादशाहों पे रुक गई, हुक्म का इक्का कौन होगा? सुधांशु त्रिवेदी जी आप बता दें। देखिए, बिल्कुल मैं मनोज यादव जी की बात का रिवर्स करता हूं। इन्होंने 3 काम कहा। पहला, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। दूसरा, नीट की परीक्षा जिसमें एमबीबीएस और उच्च शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, वह आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। तीसरा, आज के समय में सबसे अधिक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री यदि किसी एक केंद्र की सरकार में हैं तो वो मोदी जी की सरकार में है। ये 3 काम तो आपको बता दिए। और आपने जो गुलाम और बादशाह की बात कही, मैं आपकी बात का पूरा इस्तकबाल करता हूं। हां, हम गुलाम हैं किसके? मैं तुलसी की वह पंक्ति बोलता हूं जो तुलसीदास जी ने अपने लिए बोली थी, राम बोला नाम है गुलाम राम साही को। हम बिल्कुल राम के गुलाम हैं। मनोज यादव जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मोहन यादव जी ने कहा, बिल्कुल साहब महाकाल की नगरी में हैं और महाकाल के गुलाम हैं। आपके लिए वो एक बहुत बड़े प्रश्न बन गए हैं, सवाल बन गए हैं, वो एक अलग बात है। बादशाह आपने बहुत अच्छा बोला, आपके यहां तो साहब बादशाही है। बादशाह के परिवार के बाहर किसी को कोई सत्ता में स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं कि मोहन यादव जी हमारे दूसरे यादव मुख्यमंत्री हैं। पहले थे बाबूलाल गौड़ जी और दूसरे हैं ये। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई जरा अपने बादशाही परिवार के बाहर का एक यादव बता दें जिसको कभी मुख्यमंत्री बनाया हो, या जो बिहार में है वो जो गरीब गुरबा की परिवार की राजनीति का दावा करने वाला बिहार का सबसे अमीरो अजीम परिवार है, उसके परिवार का बाहर का एक व्यक्ति बता दें। जब कुर्सी छोड़ने की बात आती है तो बिहार में मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, फिनिश। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई, फिर उनके दूसरे भाई, फिर बेटा, फिर बहू, फिर भतीजा, फिनिश। सही है सर, हम भगवान के गुलाम, जनता के गुलाम, और आप बादशाही, और कौन से शहंशाह आलम वाली बादशाही जिसमें आउटसाइड परिवार नो एंट्री। तब श्री राजीव गांधी की सबसे प्रचंड बहुमत की सरकार थी। अब जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी, याद होगा। कितने नाम गिराऊं सर? निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, चंद्रशेखर जी, कहां से कहां कितने सरकार में। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा है, आपके यहां यही रूल है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है। लीडर तब तक साथ में जब तक सत्ता है, जब सत्ता छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है, इसलिए 72 साल में भाजपा ने एक बार वर्टिकल डिवीजन नहीं देखा। कांग्रेस ने 138 साल में कोई 25 साल ऐसे नहीं गए जब डिवीजन न देखा हो। अब मैं आशुतोष जी की बात का जवाब देता हूं। आशुतोष जी देखिए, बौद्धिक लोग जो होते हैं वो अपने बचाव के तर्क कैसे गढ़ते हैं। आज कह रहे हैं कि साहब किसी को बना देने से, कोई पद दे देने से कुछ नहीं होता, और वो लोग हैं जो कहते हैं कि कितने मुसलमानों को टिकट दिया, आज कह रहे हैं कि यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं। उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए कहा कि वो पिछड़े वर्ग के इतने बड़े नेता थे और अगर होते तो सरकार ही नहीं जाती। आशुतोष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने थोड़ा मुलायम सिंह जी को कम आंका। जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, पिछड़ों के नेता नहीं थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह थे। बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, छोटे लोहिया, सबके नेता थे। फिर गलती क्या हो गई, सरकार क्यों चली गई? अपने को संकुचित किया, पिछड़ा नेता, फिर और संकुचित किया, यादव नेता। जब सत्ता देने की बात आई तो मैं, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा,
और आखिर में तो भैया अपने भैया और पुत्र के बीच में ऐसा घमासान हुआ कि उनके लिए धरती पुत्र को संकुचित होते होते यह तय करना मुश्किल हो गया कि मैं भाई का नेता हूं या पुत्र का नेता। इसलिए सरकार गई। मौके जनता सबको देती है, फिर यह तय होता है कि आप मोदी जी की तरह सबका साथ सबका विकास पे चलते हैं या संकुचित होते हुए अपने परिवार की तरफ बढ़ते हैं। गो फर्स्ट। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, रेटरिक्स बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी तथ्यों के साथ झोल कर देते हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में बलराज मधोक को किसने निकाला था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल्याण सिंह ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मुखौटा नोच दूंगा, और इसी तरीके से कहा था जमीन के 6 गज नीचे गाड़ दूंगा। और उन्होंने वो जब अलग पार्टी बनाई, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? उमा भारती ने जब विद्रोह किया, पार्टी बनाई, पार्टी छोड़ी, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? येदुरप्पा ने जब कर्नाटक के अंदर पार्टी छोड़ी, पार्टी बनाई, बीजेपी को हराया, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? और तो और झारखंड चले जाइए, बाबूलाल मरांडी, उन्होंने पार्टी तोड़ी, अलग हुए, क्या वो वर्टिकल डिवीजन नहीं था? तो ये तथ्यों के साथ खेलना सुधांशु जी को आता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे ही पार्टियां जब आलाकमान कल्चर पे चलती हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ वही हाल बीजेपी का ना हो। आशुतोष, कुछ थोड़ा सा झोल आप भी कर गए, ये सब छोड़ कर गए थे और सब वापस आए बीजेपी में, वहां अलग हुआ। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी जी आगे, सुधांशु त्रिवेदी भी आगे, एनडी तिवारी जी आगे, चिदम्बरम जी आगे, प्रणब मुखर्जी आगे, आशुतोष जी आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह को निकाला गया था सर, विश्वनाथ प्रताप सिंह को निकाला गया था, बाकी सब छोड़ के गए थे। तो ये सुनिए, सब छोड़ के गए। आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं मान्यवर। आप आशुतोष जी, आपको जवाब देता हूं। आप जब छोड़ के गए थे, आप ये कह रहे हैं प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ऐसा झोल मत दीजिए। जब कल्याण सिंह जी छोड़ के गए तो कितने विधायक थे? 2। फिर कल्याण सिंह जी वापस आए तो क्या बोले? मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए। और अपनी पार्टी क्या नाम रखा? राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। जब उमा भारती जी गई तो भारतीय जनशक्ति पार्टी। आपके यहां तो जब छोड़ के गए तिवारी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। और आज की भी जो कांग्रेस है ये डिवाइड हुई, कांग्रेस का चिन्ह चला गया। याद करिए सर, वो गाय बछड़ा हुआ करता था, पहले 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, फिर पंजा क्यों आया था? क्योंकि आज की कांग्रेस पार्टी जिस समय उस समय के ब्रह्मानंद रेड्डी ने रिजाइन करने से इनकार किया, 2 फाड़ हुआ और उसके बाद ये कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर हुई। इसलिए मैंने कहा सर, ये आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, आपको उसका पक्ष लेना है, मगर सर झोल मैं नहीं कर रहा हूं सर, दर्शक देख रहे हैं झोल कौन कर रहा है। और ये जो 3 बनाए, आज मैं कुछ कहना नहीं चाहता था इन पे, शुभकामनाएं देना चाहता, लेकिन सांसद महोदय की वजह से मुझे वो रियलिटी कहनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। माफ करना, आज के दिन मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज कहना पड़ा, उनके प्रशंसकों को शायद नहीं अच्छा लगेगा। रीढ़ की हड्डी जब होगी ना, तब नेता फैसला ले सकता है, तब नेता समाज के लिए काम करता है। रीढ़ विहीन नेताओं को मुख्यमंत्री बना देने से समाज का नहीं कोई कल्याण होने वाला। और ऐसा प्रचार मत करिए, इंडिया अलायंस रीढ़ विहीन नहीं है, रीढ़ युक्त है। और चलिए, आपकी रीढ़ की हड्डी है तो आप अपना पीडीए अलायंस उनसे पास करवा लीजिए। और सुधांशु त्रिवेदी जी, विष्णु मोहन भजन में रीढ़ की हड्डी नहीं है ऐसा कहना है मनोज यादव जी का, जवाब दीजिए। अरे सुनिए मेरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, वो रीढ़ की हड्डी सिर्फ अपने परिवार के लिए थी, बाकी किसी को तो कुछ भी नहीं मिला, बाकी सब फिसड्डी हो गए। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को याद होगा, ये मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे? वीपी सिंह के नेतृत्व में, प्रोजेक्टेड नहीं थे, चौधरी अजीत सिंह को बनना था। दिसंबर 1989, याद करिए, तिलक हॉल की बैठक, मगर वीपी सिंह के छांव में चले गए, क्योंकि वीपी सिंह को लगा कि अजीत सिंह के साथ चौधरी चरण सिंह की विरासत है, ये मेरे बराबर आके खड़े हो जाएंगे, और भाजपा के समर्थन पे थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नेता बने। तो ऐसा नहीं कि आप पहली बार प्रोजेक्ट होके बने थे और उसके बाद अपने दम पे चुनाव जीते, और जो दूसरा चुनाव हुआ हार गए। 91 में हार गए थे ना, और दूसरी बार 93 में कैसे बने?
मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। दूसरी बार काशीराम जी की रीढ़ की हड्डी पर सवार होकर बने थे। तो मान्यवर, नेता बनने से पहले कौन कैसे बना है ये देश की जनता को भली बात ही पता, इसलिए व्यक्तिगत के बजाय तुम ईमानदारी से बात करिए ना। यादव समाज का एक भी योग्य व्यक्ति क्यों नहीं नजर आता है जब सत्ता देने की बात आती है? घूम फिर के, जिसे कहावत है शब्दशः, अंधा बाटे रेवड़ी मुड़ी मुड़ी अपने को देव। तो भाई, दूसरा भाई, बेटा, बहू, भतीजा और शायद 30-35 लोग हैं परिवार के जो उसमें हैं। इसलिए मैंने कहा ईमानदारी से बात करो। 21वीं सदी की युवा जनता है जो सब समझती है, इतना आसान नहीं है उसको इंटाइटलमेंट पे साथ ले पाना। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। मंगलवार को राज्यसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नेहरू ने 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान युद्ध विराम और मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के संबंध में अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। इस पर मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को इतिहास की जानकारी नहीं है, उन्हें इसे दोबारा लिखने की आदत है। राहुल ने कहा कि पंडित नेहरू ने भारत के लिए अपनी जान दे दी, वह बरसों तक जेल में रहे। अमित शाह इतिहास से अनभिज्ञ है, मैं उनसे इतिहास जानने की उम्मीद नहीं कर सकता, उन्हें इतिहास को दोबारा लिखने की आदत है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा जनता को वास्तविक मुद्दों से दूर रखने के लिए नेहरू का नाम इस्तेमाल करती है। आगे राहुल ने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, वह इससे दूर भागते हैं। हम मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि गरीबों को वह मिले जिनके वो हकदार हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में हमारे सीएम भी ओबीसी से थे, उन्होंने ओबीसी सीएम दिया, लेकिन हालांकि सवाल यह है कि संरचना में उनका प्रतिशत कितना है। पीएम मोदी ओबीसी श्रेणी से हैं, लेकिन सरकार 90 लोगों के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन उनमें से केवल 3 ओबीसी समुदाय से हैं। मेरा सवाल है कि संस्थागत व्यवस्था में ओबीसी, दलित और आदिवासियों की भागीदारी के बारे में है। वो हमें इस मुद्दे से भटकाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और अन्य बातों की बात करते हैं। अब भाजपा ने भी राहुल गांधी का जवाब दिया है। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि भारत के पहले गृह मंत्री द्वारा नियंत्रित रियासतों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू और कश्मीर की जिम्मेदारी ली थी, जहां कई चुनौतियां बरसों तक बनी रही। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 का मसौदा क्यों तैयार किया गया, यह अस्थायी था, कांग्रेस के लोग इनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पर अमित शाह की टिप्पणी इतिहास की हकीकत है। उन्होंने कहा कि 550 रियासतें थी जिन्हें सरदार पटेल ने संभाला था, वहां कोई समस्या नहीं है। एक को नेहरू ने संभाला था, यह आज तक समस्याग्रस्त है। ज्यादातर समस्याएं 2019 में खत्म हो गई। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि राहुल गांधी सच्चाई से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह को इतिहास का पूरा ज्ञान है। आपके ज्ञान के बारे में देश भर में बहुत कुछ कहा जाता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने भी कहा कि राहुल गांधी को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने माउंटबेटन और रोमिला थापर का इतिहास पढ़ा है। लगता है राहुल जी माउंटबेटन का हिस्ट्री पढ़े हैं, इसीलिए, क्योंकि वो बाहर रहते हैं। अमित शाह जी जो बोलते हैं वो पक्के भारत के इतिहास को बोलते हैं, और एक एक लोगों के जुबान पर है कि नेहरू जी ने केवल पीओके नहीं खोया, नेहरू जी ने केवल कश्मीर की समस्या नहीं पैदा की, नेहरू जी ने चाइना में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा जमीनें दी थी। इसलिए नेहरू जी ने जो दुख दिया है भारत को, ये मोदी ही उससे तार सकते हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।